गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म? ग्रेट। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? कंट्रोलर का बिहेवियर क्लियर हो गया? कंट्रोलर का फ्लो समझ में आ गया? ऑल गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए, क्या आप अपने कंट्रोलर से एचटीएमएल कोड रिटर्न कर सकते हैं? क्या हम अपने कंट्रोलर से एचटीएमएल कोड रिटर्न कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में करा भी है। अगर हम अपने प्रीवियस कोड को ओपन करें वेलकम कंट्रोलर में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग, पैराग्राफ, ये सब हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कल को आपको एक बड़ा सा फॉर्म रिटर्न करना पड़े या एक कंप्लीट एचटीएमएल पेज रिटर्न करना पड़े, तो क्या ये बेटर होगा कि आप यहाँ पूरा एचटीएमएल कोड लिखें, या ये बेटर होगा एचटीएमएल फाइल अलग से बनाएं और उस फाइल को रिटर्न कर दें? कोड के फाइल? ऑब्वियस सी बात है, फाइल। क्योंकि वैसे भी आप सोचिए, ये जो एरिया है, ये जो डोमेन है, ये जावा का एरिया है ना। दिस इज जावा ना। इफ दिस इज जावा, हमें इसमें एचटीएमएल नहीं डालनी चाहिए ना। वी शुड नॉट मिक्स अप जावा विद एचटीएमएल। तो एमवीसी भी आपको ये अलाउ करता है कि आप एचटीएमएल फाइल को सेपरेट कर दें और अपने कंट्रोलर से, अभी तक आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, जो वो टेक्स्ट था जो पेज पे आ रहा था, अभी भी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। लेकिन ये स्ट्रिंग अपने साथ किसका नाम लेकर जाएगी? ये स्ट्रिंग अपने साथ लेकर जाएगी एचटीएमएल फाइल का नाम। तो आज का पहला टॉपिक है अपने कंट्रोलर से एचटीएमएल फाइल का नाम कैसे रिटर्न करना है और ब्राउजर कैसे उसको करेगा रेंडर। तो रिटर्न तो तब करेंगे जब एचटीएमएल फाइल बने। तो सबसे पहले हमें अपने कोड में एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। जितने में रीनेम करूं उतने जरा आप बताओ, एचटीएमएल फाइल कहीं भी बना देंगे या कोई पर्टिकुलर जगह है? बात हुई है मेरी आपसे? वेरी गुड। कहां बनेगी फिर? यस, एचटीएमएल फाइल को आपको बनाना पड़ेगा अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर। हर कहीं उसको नहीं क्रिएट करेंगे अपन। उसको क्रिएट करना पड़ेगा आपको एक खास जगह पे। और वो खास जगह क्या होगी? वो खास जगह होगी आपका स्टैटिक फोल्डर। गॉट इट? तो अपन चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ये रहा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में स्टैटिक फोल्डर, राइट क्लिक, और यहां बनाते हैं एक नई फाइल। ठीक है, फाइल का नाम आप कुछ भी दें, एक्सटेंशन जरूर से डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। तो ये मैंने एक डॉट एचटीएमएल फाइल बना दी। अब इस डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर आप अपना कोड लिखें। तो मैंने एचटीएमएल लिखा, बेसिक बॉयलर प्लेट कोड। एचटीएमएल के बाद मैंने प्रोवाइड करा इसका हेड सेक्शन। हेड के अंदर मैंने पास करा टाइटल। टाइटल में मैंने कह दिया माय होम पेज। ठीक। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने एक H1 टैग लिखा और कहा वेलकम टू एचटीएमएल। ठीक है, वेलकम टू एचटीएमएल। ये हमारा कोड। ठीक, हेड, बॉडी एंड एचटीएमएल वाला पार्ट। इस पूरे कोड को मैंने कर लिया सेव। परफेक्ट, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर मेथड के अंदर। ठीक है, ये डेट टाइम वाला मैं हटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं चाहता हूं ये वाला जो वेलकम मेथड है, ये इस फाइल को रिटर्न करे जिसका नाम है index.html। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी तो है। ये जो लास्ट में मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, इस रिटर्न में डबल कोट्स के अंदर मुझे कह देना चाहिए index.html। सही के गलत? नहीं। क्या गड़बड़ हो गई सुमित? क्या मिस्टेक कर दी मैंने? तो स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करेंगे। ये जो नाम है ये स्ट्रिंग ही तो होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, प्रॉब्लम ये एनोटेशन है। जो लाइन नंबर 16 पे आपको एनोटेशन दिख रहा है, लास्ट लेक्चर आपने अगर मिस ना करा हो, तो क्या ये एनोटेशन एमवीसी को ये बताता है कि जो रिटर्न हो रहा है उसे पेज बॉडी के अंदर ऐड कर दो? यस। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ब्राउजर में ये नाम दिख जाएगा। यस, ब्राउजर ये नाम दिखा देगा index.html। और हम क्या चाहते हैं, ये नाम रिटर्न हो या फाइल रिटर्न हो? तो जवाब है फाइल रिटर्न हो। तो हमको इस एनोटेशन को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपने ये एनोटेशन ड्रॉप कर दिया तो अब एमबीसी ये मानेगा, या यूं कह लीजिए अब डिस्पैचर सर्वलेट ये मानेगा कि ये किसका नाम है?
ये स्ट्रिंग नहीं है, ये फाइल का नाम है। अच्छा, और डिस्पैचर सर्वलेट को पता है कि उसे एचटीएमएल फाइल को कहां ढूंढना है? बिल्कुल पता है, तभी तो आपको बोला गया है कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाकर बनाओ। तो वो अपने आप इसको ढूंढने स्टैटिक में जाएगा, स्टैटिक में उसको ये फाइल मिलेगी, ये फाइल ब्राउजर को भेज देगा। और क्या ब्राउजर एचटीएमएल समझता है? 100% समझता है। ब्राउजर ही तो एचटीएमएल समझता है, करेक्ट। बस नाउ लेट्स रन दी एप्लीकेशन, तो आपको एचटीएमएल पेज रिटर्न करना आ जाएगा। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। आई थिंक हमारे रिसोर्सेस के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पाथ भी चेंज करा था, है ना। इसको मैं वापस पहले जैसा कर देता हूं, इसको 2 कर देते हैं। लेट्स सेव दिस। एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो, ब्राउजर ओपन करिए। क्या रिक्वेस्ट होगी? कैन यू प्लीज टाइप द रिक्वेस्ट इन चैट विंडो? जल्दी। वेरी गुड। रिक्वेस्ट हमारी होगी लोकल होस्ट फॉलोड बाय 8080, राइट, फॉलोड बाय, वेरी गुड, स्लैश वेलकम। पर ये तो एरर आ रही है, क्या गड़बड़ हो गई? आइए हमारे पेज में, लेट्स चेक इट आउट। हमारे यूआरएल में किसका नाम है? ग्रीट नाम है ना, वेलकम नहीं है। सो विल हैव टू गो फॉर ग्रीट, एंड लाइक दिस विल गेट आवर एचटीएमएल पेज। सिंपल इनफ। चलूं आगे? नो डाउट्स? वेरी गुड। अब अगला पॉइंट है, क्या हम इसके अंदर सीएसएस भी ऐड कर पाएंगे? क्या हम इसके अंदर सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? अपने स्टैटिक फोल्डर में जाइए, इसी स्टैटिक फोल्डर में राइट क्लिक कीजिए और बनाइए एक सीएसएस फाइल। लेट मी क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो कर पाए। सो आई एम कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट। दिस विल बी आवर MVC APP3। लेट मी क्लोज एवरीथिंग। पहुंचते हैं MVC APP3 में। पहले तो इसको प्रॉपर रीनेम कर लेते हैं। सो आई एम रीनेमिंग इट एज MVC APP3। फिनिश, यस। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में भी इसको 3 के नाम से सेव कर देते हैं, यस। ठीक है, और आते हैं अपन इनसाइड कंट्रोलर। ठीक, कंट्रोलर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा आपके स्टैटिक फोल्डर में। स्टैटिक में आइए, एक नई फाइल बना लीजिए। मैंने फाइल का नाम दिया माई स्टाइल्स डॉट CSS। ये मेरे माई स्टाइल्स डॉट CSS हो गई। इमेजिन करिए मुझे CSS इस H1 पे लगानी है। आई होप CSS के बेसिक्स आपको याद होंगे। H1 पे लगानी है तो क्या बनाना पड़ेगा? H1 पे लगानी है तो टाइप सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक टाइप सेलेक्टर बनाया, H1 करली ब्रेसेस। मैं चाहता हूं एक तो इसका मैं कलर चेंज कर दूं। कलर मैंने अपनी तरफ से दे दिया, लेट्स से एक्वामेरीन। ये इसका कलर हो जाएगा, फॉन्ट का कलर। और मैं चाहूंगा फॉन्ट की जो फैमिली है वो थोड़ी सी फैंटेसी हो जाए, राइट। अब ये CSS फाइल आपके HTML पेज से कनेक्ट कैसे होती है? हाउ डू वी कनेक्ट CSS विद HTML? तो जवाब है बाय मेकिंग यूज ऑफ अ टैग हुज नेम इज लिंक टैग। तो आप यहां लिंक लिखोगे। लिंक टैग के अंदर एट्रीब्यूट कितने चाहिए? लिंक टैग के अंदर एट्रीब्यूट मिनिमम आप 2 देंगे। एक आप रेल देंगे, विच विल बी स्टाइल शीट, है ना। और दूसरा आप प्रोवाइड करेंगे HREF, जिसमें आप प्रोवाइड करेंगे लोकेशन या पाथ। पाथ क्या है? पाथ है माई स्टाइल्स डॉट CSS। लिंक टैग को आप कर देंगे क्लोज। वापस ओपन करिए, रिफ्रेश करिए। सॉरी, एप्लीकेशन तुम्हारी प्रीवियस वाली रन हो रही है। लेट्स स्टॉप दिस। नई वाली एप्लीकेशन रन कीजिए, MVC APP3। ओपन करिए, रिफ्रेश करिए।
आप देख पा रहे होंगे, कलर इफेक्ट, स्पॉन्ट इफेक्ट, सब कुछ आपको आपके HTML पे दिख रहा है। ऑल गुड, बढ़ूं आगे? ग्रेट। अब मैं चाहता हूं rather देन HTML हम JSP के थ्रू अपना व्यू जनरेट करें। अगर आपको लग रहा है JSP के थ्रू क्यों करें, तो आपको याद होगा HTML से आप डायनेमिक डेटा डिस्प्ले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। HTML सिर्फ डिस्प्ले कर सकती है स्टैटिक डेटा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू या डेटाबेस से कोई चीज पिक करके लेकर आनी है, ऐसी स्थिति में आपको अपने कोड के अंदर JSP की जरूरत पड़ेगी। सही कहा मैंने, है ना? वेरी गुड। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए आराम से स्टेप्स पढ़िए और बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा। जस्ट गो थ्रू ऑल 4 स्टेप्स। हाँ जी, पढ़ लिया? तो अब मुझे बताइए, सबसे पहला स्टेप, अगर आपको JSP का सपोर्ट चाहिए तो आपको क्या करना है? तो जवाब है, एज द फर्स्ट स्टेप आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये डिपेंडेंसी आपको स्प्रिंग की तरफ से नहीं मिलती है, आपको अलग से अपने pom.xml में इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? स्प्रिंग बूट हमें ये डिपेंडेंसी क्यों नहीं देता? क्योंकि स्प्रिंग बूट वैसे भी UI को सपोर्ट नहीं करता है। स्प्रिंग बूट ये कहता है कि आप स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं तो बैकएंड में क्या बनाए? स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं तो बैकएंड में सिर्फ रेस्ट एपीआई बनाए। दूसरा कारण, वो आपको यह भी कहता है कि अगर आपको MVC बनाना ही है स्प्रिंग बूट में, तो व्यू टेक्नोलॉजी के तौर पे किसे यूज करें? स्प्रिंग बूट किसे रिकमेंड करता है? थाइम लीफ, ना ना ना, थाइम लीफ को करता है, वो JSP को करता ही नहीं। अगर JSP को रिकमेंड करता तो क्या वो अपनी तरफ से JSP देता ना आपको? वो नहीं देता है ना आपको JSP का सपोर्ट। वो इसीलिए आपको नहीं देता है JSP का सपोर्ट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चाहता है कि आपके कोड के अंदर आप थाइम लीफ ही यूज करो। बट हम थाइम लीफ से पहले थोड़ा सा JSP यूज करना सीखेंगे, तो हमें सबसे पहले इसको एज अ डिपेंडेंसी pom.xml में ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसी कैसी दिखेगी? तो जवाब है जी, ये ऐसी दिखेगी। ठीक, तो पहला काम क्या करा जाए? पहला काम, लेट मी कॉपी दिस। तो मैंने MVC APP 3 को कॉपी करा, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ये हमारा APP 4 हो गया। और इसके अंदर जाकर
लेट्स गो इनसाइड आर pom.xml. pom.xml में इसको आपको करना पड़ेगा कॉपी. किधर करेंगे? डिपेंडेंसीज टैग के अंदर. डिपेंडेंसीज टैग के अंदर. ये डिपेंडेंसीज टैग है, ये यहां पर क्लोज हो रहा है. इस बीच में कहीं पे भी आप अपना ये डिपेंडेंसी वाला कोड पेस्ट कर दें. फर्स्ट स्टेप क्लियर है? ठीक है. सेकेंड स्टेप, अगर समझ आ रही है चीजें तो बताइए, HTML और CSS फाइल्स कहां बनाई है आपने? HTML और CSS फाइल्स आपने कहां बनाई है? तो जवाब है जी स्टैटिक में बनाई है. JSP स्टैटिक में नहीं बनता. JSP स्टैटिक में नहीं बनता. JSP कहां बनता है? JSP के लिए खास लोकेशन है. आपको SRC में जाना है. SRC के अंदर आपको मेन में जाना है, और मेन में आपको एक फोल्डर बनाना है. फोल्डर का नाम स्पेसिफिकली आपको रखना है वही जो मैं दे रहा हूं, और वो नाम है वेब एपीपी. ठीक है. अगर आपने एडवांस जावा करी होगी तो आप इस फोल्डर से फेमिलियर होंगे. आपको इसका नाम रखना है वेब एपीपी. इसके बाद कर देना है इसको फिनिश. जगह फिक्स है, इसकी लोकेशन फिक्स है. और यही कारण है कि आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि जो स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी है वो एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है. कैसा फ्रेमवर्क है? ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर कोई भी फाइल बनाएंगे, कोई भी चीज लिखेंगे, उसकी जगह फिक्स है. जहां मर्जी आए वहां ये फाइल आप नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट पुट JSPs एट एनी अदर लोकेशन एक्सेप्ट दिस वेब एपीपी फोल्डर. क्लियर है? वेरी गुड. ठीक है. अब कैसे करोगे? तो अब आप वेब एपीपी के अंदर जाओ, राइट क्लिक करो, और एक फाइल क्रिएट करोगे आप. कौन सी फाइल होगी आपकी? ये आपकी फाइल होगी अपने आप में JSP फाइल. जो भी जो भी आपको इसको नाम देना है वो नाम आप इसको दे सकते हैं. तो मैंने इसको अपनी तरफ से नाम दिया demo.jsp. राइट. ये नाम से आप इसको, जस्ट अ मोमेंट, demo.jsp, ये नाम से आप इसको सेव कर लें. फिनिश कर दिया मैंने. ठीक है. अब इस demo.jsp के अंदर आइए और आप अपना कोड लिखिए, जो भी आपको JSP में कोड लिखना है. तो अपन एक सिंपल सा JSP कोड लिखते हैं. ठीक. JSP के अंदर मैंने कहा HTML. ये HTML को मैंने क्लोज करा. ठीक. हेड लिखा मैंने. हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया. टाइटल के अंदर मैंने कहा माय JSP पेज. ठीक. आई होप आपने JSP करा हो, तो आपको पता होगा JSP में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं. JSP में वेरिएबल कैसे बनाओगे? तो जवाब है जी स्क्रिप्टेड लिखना पड़ता है. JSP के अंदर अगर हमको जावा कोड लिखना है, वी नीड टू राइट इट इनसाइड स्क्रिप्टलेट. स्क्रिप्टलेट कैसे बनते हैं? स्क्रिप्टलेट का सिंटेक्स ये होता है. राइट. ये स्क्रिप्टलेट ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ. अब यहां पर आप अपना जावा कोड लिख सकते हैं. क्लियर है? यहां पर आप अपना जावा कोड लिख सकते हैं. ठीक. तो मैं इस JSP को लिख रहा हूं कुछ ऐसे. स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू वेलकम टू JSP. वेलकम टू JSP. ठीक. और इसको शो करने के लिए मैं लिखूंगा out.println, और out.println के अंदर मैं लिखूंगा पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर प्लस, प्लस के बाद मेरा मैसेज, जो भी मुझे यहां शो करना है, मैसेज, फिर उसके बाद प्लस फॉरवर्ड स्लैश पैराग्राफ मेरा क्लोज. समझ आ गया स्क्रिप्टलेट जो मैंने लिखा है? ये आउट ऑब्जेक्ट याद है आपको JSP में क्या होता है? ये आउट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ब्राउजर विंडो के अंदर आउटपुट सेंड करता है. जैसे सिस्टम डॉट आउट जावा में आउटपुट कहां सेंड करता है? जैसे सिस्टम डॉट आउट जावा में आउटपुट कंसोल पे सेंड करता है, टर्मिनल पे सेंड करता है, ऐसे JSP का ये जो आउट ऑब्जेक्ट है ये आउटपुट कहां सेंड करता है? ये आउटपुट सेंड करता है ब्राउजर विंडो के अंदर. क्लियर है? फटाफट फटाफट फटाफट. क्लियर है? वेरी गुड. अब आपने जो भी नाम दिया है, आपने नाम दिया है इसका demo.jsp. आइए अपने कंट्रोलर मेथड के अंदर, और अपने कंट्रोलर के अंदर से मान लीजिए इस बार मैं इस ग्रीड पे index.html ना देकर demo.jsp का नाम देता हूं. तो यहां लिख दीजिए आप demo.jsp. ठीक है. और आपको कुछ नहीं करना. क्या स्प्रिंग बूट ये जानता है कि JSP फाइल को ढूंढने कहां जाना है? बिल्कुल जानता है. तभी तो वो आपसे एक खास फोल्डर बनवा रहा है कि वेब एपीपी नाम का ही फोल्डर बनाना, उसे तुम मेन के अंदर ही बनाना, वो मेन SRC में ही रखना. इतना रेस्ट्रिक्शन वो आपके ऊपर इसमें लगा रहा है. ठीक है. तो मैंने ये demo.jsp बनाया.
एप्लीकेशन को रन करते हैं। दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 4। लेट्स रीफैक्टर दिस। ठीक, अब करिए आप इसके मेन फाइल को रन। पुराने वाले को स्टॉप कर दीजिए। लेट्स स्टॉप इट। दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 4। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दीजिए रिक्वेस्ट। हम्म ओ, मेरे ख्याल से कुछ एरर आ रहा है मेरे कोड में। लेट मी चेक इट आउट। इक्वल टू किसमें बेटा? हाँ, मैसेज में इक्वल टू भूल गया मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सेव करा मैंने इसको, ब्राउजर विंडो ओपन करी, एंड आई गॉट वेलकम टू जेएसपी। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर बाकी एचटीएमएल भी चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं पी टैग की जगह h2 लगा दूं तो विल इट वर्क? यस, इट श्योरली विल वर्क। अगर आप यहाँ h2 भी लगा देते हैं, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस जेएसपी पे मुझे सीएसएस लगानी है, लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। आप अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर सेम सीएसएस बनाइए। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। इसको कर देते हैं कर्सिव। इसको कर देते हैं अपन कलर, क्या कर दें? कलर कर दें कुछ वॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने सीएसएस बना ली। अब इस सीएसएस को अपने जेएसपी से लिंक अप करिए। बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आप पहले करते आए हैं। और थोड़ा सा अपन कलर लगा देते हैं, चीजें और थोड़ी सी एडवांस कर देते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं बॉडी का भी कलर चेंज हो जाए, तो मैंने बॉडी के बैकग्राउंड कलर के लिए लेट से मैंने कह दिया क्रिम्सन। इसको बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन कर देते हैं। मेन कलर अपन कर देते हैं व्हाइट, थोड़ा सा बेटर लुक एंड फील के लिए। तो हमारा फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा, हमारा पूरा बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा क्रिम्सन। ठीक है, इसको एक बार बंद करता हूं। आइए आप अपने जेएसपी में कनेक्ट करिए H2। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिकॉज आई एम हैविंग एन H2 टैग, सो आई गो फॉर H2। परफेक्ट, सेव इट। आइए अपने वेलकम कंट्रोलर के अंदर। वेलकम कंट्रोलर में आपको कोई चेंज नहीं करना है। डेमो डॉट जेएसपी में आइए, और डेमो डॉट जेएसपी में पहले की तरह लिंक टैग लगाइए। लिंक टैग के अंदर सेम प्रोवाइड करिए आप दोनों चीजें। पहली चीज आप प्रोवाइड करेंगे रेल। रेल विल बी नथिंग बट स्टाइल शीट। और दूसरा आप प्रोवाइड करेंगे एचआरईएफ। एचआरईएफ विल बी माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस। लिंक टैग को करिए क्लोज। एप्लीकेशन को रीरन करिए। ये आपके पेज पे सीएसएस का इफेक्ट ऑन जेएसपी। चलूं आगे? ऑल गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब आइए एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हमको कंट्रोलर से, ध्यान से सुनना, अगर हमको कंट्रोलर से व्यू के पास कोई डेटा भेजना हो, या व्यू से कंट्रोलर के पास कोई डेटा भेजना हो, तो ये काम हम लोग कैसे करने वाले हैं? हाउ कैन वी सेंड डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर? कंट्रोलर से व्यू में डेटा कैसे जाएगा, और व्यू से कंट्रोलर में डेटा कैसे जाएगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोलर से व्यू में डेटा कैसे जाएगा। या व्यू कौन है? या व्यू हमारा जेएसपी पेज है। कारण सिंपल है, आप एचटीएमएल को वेरिएबल भेजोगे तो भी एचटीएमएल उस वेरिएबल को शो नहीं कर पाएगा, बट जेएसपी जरूर आपके वेरिएबल्स को शो कर देगा। पढ़िए और मुझे बताइए कितने तरीके हैं आपके पास कंट्रोलर से जेएसपी को डेटा भेजने के? टोटल 4 तरीके हैं। चार हैं, चार। राइट। जो ऊपर वाले 2 तरीके आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल वही 2 तरीके हैं जो आप लोगों ने एडवांस जावा में पढ़े होंगे। क्या एडवांस जावा में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का नाम सुना है आपने? सुना है? क्या एडवांस जावा में HTTP सेशन का नाम सुना है? सुना है? तो एक तरीका यह है कि आप इनके ऑब्जेक्ट्स की मदद से
अपने कंट्रोलर के अंदर डेटा फिल करें, कंट्रोलर में इनमें डेटा फिल करें, और वो डेटा किसके अंदर एक्सेस कर ले? वो डेटा एक्सेस कर ले जेएसपी में। जिनको लग रहा है सर हमको नहीं पता ये कौन है, मैं बता दूं आपको। ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, गौर करिएगा, ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये ऑब्जेक्ट? ये रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट से आने वाले डेटा को। ओके, अभी फिलहाल क्लाइंट कोई डेटा भेजेगा? अभी फिलहाल HTML के अंदर हम कोई फॉर्म वॉर्म बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब बनाएंगे तब भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इससे क्या करेंगे? अभी हम इसको एज अ डेटा कैरियर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? डेटा कैरियर। डेटा कैरियर वर्ड से मेरा मतलब है इट विल टेक डेटा फ्रॉम वेयर? इट विल टेक डेटा फ्रॉम कंट्रोलर। ये कंट्रोलर से डेटा लेगा और किसको पहुंचा देगा? ये कंट्रोलर से डेटा लेगा एंड विल मेक इट अवेलेबल टू whom? एंड विल मेक इट अवेलेबल टू जेएसपी। राइट, कारण उसका सिंपल है। क्या जेएसपी और कंट्रोलर दोनों जावा है? बोलिए, क्या जेएसपी और कंट्रोलर दोनों जावा टेक्नोलॉजीज हैं? है ना? तो अगर हम कंट्रोलर के अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जेएसपी को मिल जाता है, तो जेएसपी उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा? यस, बिल्कुल कर लेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं कि आप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा कैसे? एक इंपॉर्टेंट चैलेंज ये भी आता है। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं है, आपको अपने कंट्रोलर के मेथड के पैरामीटर में इसको डिक्लेयर कर देना है। कहां डिक्लेयर कर देना है? क्या सुना आपने? पैरामीटर में डिक्लेयर कर देना है। वेरी गुड। इसका मतलब जो आपका कंट्रोलर का मेथड अभी तक नॉन पैरामीटराइज्ड होता था, क्या वो अब पैरामीटराइज्ड होगा? क्या ये वेलकम अब पैरामीटराइज्ड हो जाएगा? यस, ये वेलकम अब पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस ना करे हो तो मुझे बताएं, इस मेथड को कॉल कौन करेगा? कंट्रोलर के मेथड्स को कॉल कौन करता है? तो जवाब है जी, डिस्पैचर सर्वलेट करता है। तो जब डिस्पैचर सर्वलेट इस वेलकम मेथड को कॉल करेगा और वो देखेगा कि आपका ये मेथड पैरामीटराइज्ड है, तो वो इसको पैरामीटर भी पास करेगा। गॉट इट? डिस्पैचर सर्वलेट इसको पैरामीटर भी पास करने वाला है। अब इस चीज को समझने के लिए सीधे इसको करते हैं कॉपी। सो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करा। दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 5। बाकी सबको अपन कर देते हैं क्लोज, रिफैक्टरिंग करते हैं। ये हमारा एग्जांपल 5 है। ठीक, ये एग्जांपल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम अपने कंट्रोलर मेथड को करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड। ठीक है, कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, समझिएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस कंट्रोलर में एक मेथड बनाऊं जो करंट डेट और टाइम जनरेट करे, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए जेएसपी को दे। डेट और टाइम जनरेट कौन करेगा? डेट और टाइम जनरेट कंट्रोलर करेगा, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए किसको भेजेगा? डिस्प्ले करने के लिए भेजेगा जेएसपी को। ठीक है, सो मैंने अपने मेथड का नाम पहले की तरह कर दिया शो डेट टाइम। ठीक है, और ग्रीड की जगह मैंने नाम रख दिया इसका शो डेट। ठीक है, रिक्वेस्ट अभी भी मेरी रिक्वेस्ट अभी भी मेरी गेट होगी, पर ये जो शो डेट टाइम है इसको अब मैं करूंगा पैरामीटराइज्ड। क्या लिखूंगा इसके पैरामीटर में? इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल? क्या लिखूंगा? ना इंटीजर, ना स्ट्रिंग, ना डबल। इसके पैरामीटर में अपन लिखेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये लिखेंगे आप। नाम आपको जो देना हो दीजिए, लेकिन डेटा टाइप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट होगी। मैंने नाम दे दिया REQ। समझिएगा, इस मेथड को कॉल हम करेंगे कि डिस्पैचर सर्वलेट करेगा? तो जवाब है डिस्पैचर सर्वलेट करेगा। जब डिस्पैचर सर्वलेट करेगा तो वो इस REQ के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेगा। ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? ये ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आप अपना डेटा ऐड कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट यहां से उड़ता हुआ किसके पास पहुंच जाएगा? ये ऑब्जेक्ट यहां से घूमता फिरता जेएसपी के पास पहुंच जाएगा। ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में शेयर्ड रहता है। कौन दोनों? ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में शेयर्ड रहता है। कौन दोनों?
वेरी गुड, कंट्रोलर और जेएसपी। ठीक है, अब पहुंच जाइए आप शो डेट टाइम के अंदर। क्या करेंगे शो डेट टाइम सबसे पहले करंट डेट और टाइम रिप्रेजेंट करने का कोड लिखिए। कैसे करते हैं जावा में करंट डेट और टाइम रिप्रेजेंट? कैसे करते हैं जावा में करंट डेट और टाइम रिप्रेजेंट? वेरी गुड। तो हम डेट का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। कौन सी डेट है ये? जावा डॉट एसक्यूएल के जावा डॉट यूटिल? तो जवाब है जावा डॉट यूटिल की डेट है ये। ओके, अब आपको ये ऑब्जेक्ट अपने इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। तो इसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए आप बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट, इसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सेट एट्रीब्यूट। कितने पैरामीटर लेता है? 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर की के नाम से होता है। की मतलब आप जो भी इस ऑब्जेक्ट को नाम देना चाहते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया DT। और दूसरा वैल्यू, वैल्यू के तौर पे आ गया टुडे। क्या हुआ इस लाइन से? क्या हुआ इस लाइन से? इस लाइन से कुछ ऐसा हुआ। ये जो आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये हकीकत में बोलूं मैं आपको, तो ये एक्चुअल में एक मैप होता है। जावा में मैप याद है आपको? जल्दी फटाफट, जावा में मैप याद है? हैश मैप याद है? ये एक्चुअल में हैश मैप होता है। और हैश मैप में डेटा किस फॉर्म में रहता है? तो जवाब है जी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रहता है। तो इसके अंदर की और वैल्यूज रहेंगी। इस समय की का नाम क्या है? इस समय की का नाम DT रख दिया है अपन ने। और वैल्यू के तौर पे कौन जाकर बैठ रहा है? वैल्यू के तौर पे आपका ये टुडे ऑब्जेक्ट बैठ रहा है। राइट, तो आप कह सकते हो ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है टुडे ऑब्जेक्ट को। किस नाम से? DT के नाम से। ठीक है, और भी कुछ भेजना चाहूं तो मैं भेज सकता हूं यहां से। जो चाहे वो भेज सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है मुझे कोई स्ट्रिंग भेजनी हो, कोई इंटीजर भेजना हो, कुछ भी भेज सकते हैं। क्लियर है? सेट एट्रीब्यूट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आ जाइए आप आपके जेएसपी में। ये रहा हमारा जेएसपी। अब जेएसपी में आपको ये डेटा चाहिए। ठीक है, अब गौर करिएगा, जेएसपी के पास ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये रिक्वेस्ट के नाम से ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। आपके वाले केस में तो आपने इसको अपने मन से नाम REQ दिया हुआ है। दिया हुआ है REQ, ये प्रोग्रामर का नाम है। यस, ये XYZ कुछ भी हो सकता था। XYZ ABCD कुछ भी लिख दूं, लेकिन जेएसपी में सब नहीं चलेगा। जेएसपी में इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? जेएसपी में इसका एग्जैक्ट नाम है रिक्वेस्ट। राइट, अब जैसे वहां आपने सेट एट्रीब्यूट कॉल करा है, गेस करिए यहां क्या कॉल करेंगे? यहां कॉल करेंगे गेट एट्रीब्यूट। क्या लेता होगा गेट एट्रीब्यूट आपसे? तो जी हमसे की लेता है। क्या नाम है? आपने की का क्या दिया है? हमने की का नाम DT दिया है। और ये क्या रिटर्न कर देगा आपको? ये आपको रिटर्न कर देगा DT के करस्पॉन्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसका ऑब्जेक्ट था वो? स्ट्रिंग का? नहीं, डेट का। तो मैं यहां लिखूंगा जावा डॉट यूटिल डॉट डेट टुडे इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट DT। पर ये कोड जब मैं चलाऊंगा तो ये पकड़ा देगा एरर। क्यों एरर क्यों पकड़ा देगा? इसका रीजन सिंपल है। इसका रीजन ये है कि ये जो गेट एट्रीब्यूट है, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट और डेट में सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट है। और सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर चाइल्ड में आप डालोगे तो जावा बोलेगी डाउनकास्ट करिए, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करिए। बड़ा छोटे में जाता है तो एक्सप्लिसिट कास्ट करते हैं। यस, बड़ा छोटे में जाता है तो एक्सप्लिसिट कास्ट करते हैं। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर अपन को? यहां पैरेंथेसिस में कहना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ठीक है, ऐसा करके आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा टुडे के नाम से। यस, मिल जाएगा। अब आप स्क्रिप्टलेट के बाहर निकलिए। स्क्रिप्टलेट के बाहर आकर आप अपना H1 टैग लगा दीजिए और H2 लगा दीजिए। और यहां लिखिए करंट डेट एंड टाइम इज। और JSP के अंदर एक और हमारे पास टैग होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग, जिसके अंदर आप इस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। क्या नाम है आपके वेरिएबल का जिस नाम से आपने इसको रिसीव करा है? टुडे के नाम से। गॉट इट? तो यहां पर इस टुडे की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। आपने तो यहां टुडे लिखा है, बट जेएसपी क्या कॉल कर लेगा? जेएसपी कॉल कर लेगा इसका टू स्ट्रिंग। और किसी भी क्लास का टू स्ट्रिंग क्या ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है? बिल्कुल। ठीक है, अब करिए इसको एग्जीक्यूट। दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 5।
right click, run as Spring Boot application. हमने ग्रीट हटा दी है, हमने क्या कर दिया है, हमने कर दिया वहां शो डेट। तो रिक्वेस्ट शो डेट के नाम से जाएगी एंड यू कैन सी आपके जेएसपी पेज पे आपको मिल रहा है एग्जैक्ट आउटपुट। रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज होगा, यस, तभी तो समझ में आएगा कि डायनेमिक है। ऑन एवरी रिक्वेस्ट, ऑन एवरी रिफ्रेश, दिस आउटपुट विल चेंज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। दिस इज वन वे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था, rather देन यूजिंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, आप और क्या यूज कर लो? rather देन यूजिंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, आप सेशन ऑब्जेक्ट यूज कर लें। ठीक है, कॉपी करिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब जल्दी से मुझे चेंज बताइए, अगर हम सेशन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो चेंज क्या आएगा? बहुत मामूली सा चेंज आएगा। जल्दी बताइए वो मामूली सा चेंज क्या होगा? बोलिए जल्दी, वो मामूली सा चेंज क्या होगा? पहला चेंज आपके पैरामीटर में आएगा, जहां लिखा है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, वहां क्या आ जाएगा? वहां आ जाएगा HTTP सेशन। करेक्ट, नाम आपको जो देना हो, मैं नाम दे रहा हूं SESS। ठीक, जैसे रिक्वेस्ट के पास सेट एट्रीब्यूट है, सेशन के पास भी सेट एट्रीब्यूट है। इतना क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए अपने JSP के अंदर। जैसे JSP को रिक्वेस्ट नाम का बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलता है, ऐसे JSP को सेशन नाम का भी बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलता है। किस नाम का? बकायदा सेशन नाम का। SESS नहीं है नाम, सेशन पूरा नाम। बाकी कोड आपका बिल्कुल सेम रहेगा। राइट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, पैरामीटर में पास करेंगे आप DT, रिटर्न वैल्यू पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा डेट का, जिसको आप H2 में कर देंगे डिस्प्ले। ठीक है, थोड़ा सा अपन मैसेज का आउटपुट चेंज करते हैं। करंट डेट एंड टाइम की जगह मैं बोलता हूं एट द सर्वर डेट एंड टाइम। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा कोड सेशन से आउटपुट लेकर आ रहा है। राइट, इसको मैंने बंद करा, एप्लीकेशन 6 को रन करा, रन एज अगेन स्प्रिंग बूट ऐप। ये आ गया आपका सेशन के थ्रू आउटपुट। क्लियर? क्लियर। ठीक, अब आपके जेएसपी कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए जावा की टीम ने जेएसपी के अंदर आपको एक और लैंग्वेज यूज करने की फैसिलिटी दी है, जो आपके इतने लंबे चौड़े टिपिकल कोड को सिंप्लीफाई करने का काम करेगी। और इस नई लैंग्वेज का नाम है EL। क्या आपने स्प्रिंग में EL पढ़ी है? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं पढ़ी है आपने? गलत बात। SPEL नहीं पढ़ाई है मैंने आपको? बोलो 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 जल्दी। फिर सीधे सीधे झूठ, हाँ, नहीं पढ़ी है। तो जैसे स्प्रिंग के पास एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जो आपके लिए इजी कर देती थी कोड को लिखना, बिल्कुल वैसे गौर करिएगा JSP के पास भी एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, जो JSP 2.0 से इंट्रोड्यूस हुई है। और इसका पूरे JSP में बस एक ही काम है, जो कंट्रोलर से डेटा आ रहा है उस डेटा को फेच करने में, उस डेटा को गेट करने में EL आपकी मदद करती है। उदाहरण के तौर पे, अभी आपने HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा भेजा, तो आपको JSP के अंदर लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ा था, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, फिर यहां पर आपने पास करा था DT, फिर उसने आपको कुछ रिटर्न करा था, जो रिटर्न करा था उसको आपने टाइप कास्ट करा था, फिर एक वेरिएबल में रखा था, तब जाकर आपको इसका एक्सेस मिला था। हाँ कि ना? है ना? अब ये काम आपके लिए बेहद आसान कर दिया है EL ने।
पढ़िए और मुझे बताइए ईएल का प्राइमरी सिंटेक्स क्या है? गुड। ईएल का प्राइमरी सिंटेक्स है डॉलर का सिंबल। राइट, इसका मतलब जेएसपी में जब भी डॉलर आ गया मतलब ईएल। यस, जेएसपी में जब भी डॉलर आ गया मतलब ईएल। डॉलर के बाद क्या आएगा? डॉलर के बाद करली ब्रेस आएगा। और करली ब्रेस के अंदर किसका नाम आएगा? करली ब्रेस के अंदर की का नाम आएगा। आपने क्या नाम दिया था अपने डेट वाले ऑब्जेक्ट के लिए की को? डीटी। तो अब आप सिंपल लिख देंगे डॉलर करली ब्रेस डीटी। दैट्स इट, जॉब विल बी डन। ठीक है, सीधे चलते हैं अपन इसके प्रैक्टिकल की तरफ। और इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं एग्जाम्पल 5 की कॉपी बनाता हूं, क्योंकि उसी में आपने HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को यूज करा है। सो आई एम कॉपिंग दिस एज एग्जाम्पल 7, पेस्टिंग इट। refactor, let's call it example 7, finish it। पहुंचिए आप अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में कोई चेंज नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा। ईएल कंट्रोलर के लिए नहीं है, ईएल किसके लिए बनी है? ईएल हैज बीन डिजाइन टू बी यूज्ड इन जेएसपी, नॉट इन कंट्रोलर्स। पहुंचिए जेएसपी के अंदर और मुझे बताइए जल्दी से, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कंट्रोलर में क्या हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? क्या हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? अगर मैं कहूं पूरा स्क्रिप्टलेट रिमूव हो जाएगा तो चलेगा? पूरा स्क्रिप्टलेट रिमूव हो जाएगा और यहां ये पूरी लाइन हटकर इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये पूरी लाइन हटकर डॉलर करली ब्रेस, क्या नाम है की का? डीटी। यहां पास कर दीजिए डीटी, बस। ठीक है, मैसेज को थोड़ा सा बदल देते हैं, द डेट एंड टाइम आर। ठीक, सेव करिए, करिए रन। इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से कंट्रोलर से भेजा गया डेटा कर सकते हो फेच। चलूं आगे? वेरी गुड। अब अभी तक आपने कंट्रोलर से जेएसपी को डेटा भेजने के कितने तरीके पढ़े? दो तरीके पढ़े, तीन कहां पढ़े? तीन पढ़ लिए। कौन कौन से तीन पढ़ लिए भाई बताओ? कंट्रोलर से जेएसपी को डेटा भेजने के तीन नहीं, दो तरीके पढ़े आपने, भेजने के पूछ रहा हूं। एक आपने पढ़ा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, दूसरा आपने पढ़ा HTTP सेशन, है ना? तो तीसरा तरीका कौन सा है? आप कह रहे हो तीन तरीके पढ़े अपन ने, तीसरा कब पढ़ा दिया मैंने? आपने डेटा एक्सेस करने के तीन तरीके पढ़े, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिया, सेशन से कर लिया, या ईएल से कर लिया। ये वाला क्या वाला? ये वाला तरीका तो एक्सेस करने का है ना अभिषेक, भेजने का तरीका थोड़ी है। भेजने वाला तरीका तो पहले वाला ही है ना? अब अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग वाला तरीका, क्योंकि ये जो तरीका आप पिछले पौने घंटे से पढ़ रहे हैं, पिछले 45 मिनट से, ये जेएसपी और एडवांस जावा पे बेस्ड है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सेशन, है ना? वेरी गुड। आप स्प्रिंग कहता है अगर आपको एडवांस जावा नहीं आती है, आपको नहीं पता रिक्वेस्ट क्या है, सेशन क्या है, कोई बात नहीं, आप मेरा ऑब्जेक्ट यूज करो, मेरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी
आप डेटा सेंड कर सकते हो। और स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट कौन है? स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट है मॉडल ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या होता है मॉडल ऑब्जेक्ट? मॉडल ऑब्जेक्ट भी आप अपने कंट्रोलर के मेथड के पैरामीटर में लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आपने पैरामीटर में सेशन का ऑब्जेक्ट लिखा, जैसे आपने पैरामीटर में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लिखा, ऐसे आप पैरामीटर में लिख दोगे मॉडल। ठीक है, तो पैरामीटर टाइप क्या हो जाएगी? आपके पैरामीटर टाइप हो जाएगी, कंट्रोलर के मेथड की पैरामीटर टाइप हो जाएगी मॉडल। नाम कुछ भी चलेगा, यस नाम कुछ भी चलेगा, बस टाइप होनी चाहिए मॉडल। गॉट इट? मॉडल खुद क्या है? मॉडल खुद एक इंटरफेस है। तो डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा? डिस्पैचर सर्वलेट मॉडल की एक चाइल्ड क्लास बनाएगा और आपको उस चाइल्ड क्लास का पास कर देगा ऑब्जेक्ट। तो जो आप अपने कंट्रोलर मेथड के पैरामीटर में लिखोगे मॉडल एम, इसमें एम क्या है? बोलो जल्दी। अगर मॉडल एक इंटरफेस है और मैं लिखता हूं मॉडल एम, तो एम क्या बना? अब ये भी जावा में पढ़ाना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड, एम बना ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और ऑब्जेक्ट कौन भेजेगा? ऑब्जेक्ट भेजेगा डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक, किसका ऑब्जेक्ट भेजेगा डिस्पैचर सर्वलेट? मॉडल की इंप्लीमेंटेशन क्लास का। अब ये बताओ, रिक्वेस्ट और सेशन के पास डेटा ऐड करने के लिए कौन सा मेथड था? रिक्वेस्ट और सेशन के पास डेटा ऐड करने के लिए कौन सा मेथड था? सेट एट्रीब्यूट। वेरी गुड। मॉडल के पास पढ़िए कौन सा मेथड है? मॉडल के पास कौन सा मेथड है? बोलिए। वेरी गुड, मॉडल के पास गेट एट्रीब्यूट नहीं है भाई। मॉडल के पास गेट एट्रीब्यूट है अब है, मॉडल के पास ऐड एट्रीब्यूट है। दूसरी बात, जो आप मॉडल में डेटा ऐड करेंगे वो एक्चुअल में किस में जाकर ऐड होगा? जो आप मॉडल में डेटा ऐड करेंगे वो किस में जाकर ऐड होगा? तो जवाब है वो भी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में जाकर ऐड होगा। अगर वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में जाकर ऐड होगा तो क्या मैं उसको JSP में EL से एक्सेस कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। बाय ऑल मींस मैं उसको JSP में जाकर EL से एक्सेस कर सकूंगा। ठीक है, अब यही अपन को करना है इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, अब आ जाइए आप कंट्रोलर में। क्या चेंज आएगा कंट्रोलर के पैरामीटर में? जल्दी बताइए अगर आपको डिस्कशन समझ में आया है तो। कंट्रोलर के पैरामीटर में क्या चेंज आ जाएगा? कंट्रोलर के पैरामीटर में क्या चेंज आ जाएगा? वेरी गुड, मॉडल का बना देंगे आप ऑब्जेक्ट। तो क्या मॉडल एम विल इट वर्क? यस, मॉडल एम इट विल वर्क। ठीक है, चलूं आगे, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, मॉडल कौन सा इंपोर्ट होना है वो भी ध्यान दीजिएगा। मॉडल यूआई पैकेज वाला इंपोर्ट होना है। तो चेक करिए ऊपर, यूआई पैकेज वाला मॉडल इंपोर्ट हुआ है? नहीं, तो हो जाएगी गड़बड़। ये बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा मॉडल इंपोर्ट कर देता है, हमारा STS। तो आप माउस का पॉइंटर यहां रखें और जो लिस्ट आएगी उसमें से किसको चूज करना है? यूआई वाले को करना है, ये वाला। गॉट इट? इस मॉडल को आपको करना है इंपोर्ट। ठीक है, अब जो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट है वो क्या बन जाएगा? एम डॉट एड एट्रीब्यूट बन जाएगा वो। राइट, एम डॉट एड एट्रीब्यूट। पैरामीटर में अभी भी जाएगा DT और टुडे। और JSP में क्या चेंज आएगा जल्दी से बताओ? JSP में क्या चेंज आएगा जल्दी से बताइए? कोई चेंज नहीं आएगा। JSP जैसा है वैसा ही रहेगा। चलेगा ये $DT? बिल्कुल चलेगा। ठीक, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन।
पहुंचिए यहां पर, करिए रिफ्रेश, सेम डेट एंड टाइम का आउटपुट। अच्छा, कुछ और भी भेज के देखते हैं। अपन ने अभी सिर्फ डेट और टाइम भिजवाया ना, नाउ लेट्स ट्राई टू सेंड समथिंग एल्स। तो मैंने m डॉट एड एट्रीब्यूट से कुछ मैसेज भी भिजवा दिया। भिजवा सकते हैं एक स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, भिजवा सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग का नाम दे दिया msg, है ना, और यहां मैंने मैसेज पास कर दिया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब आप मेरी हेल्प करें, मैं कैसे इसको जेएसपी में एक्सेस करूं? मिलेगा मेरे को ये जेएसपी में msg? बोलिए 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 फटाफट। बिल्कुल मिलेगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? H2 में ही लिखना चाहूंगा मैं, मैसेजेस। क्या लिख दूं आगे? मैसेजेस आगे, ग्रेट, डॉलर msg, जॉब डन। सेव करिए, रिफ्रेश करिए। इस तरह से आप मॉडल के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर टू जेएसपी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, वेरी गुड। अब एक कदम और आगे चलिए। जैसा आपके पास मॉडल है, वैसा आपके पास एक और है, उसका नाम है मॉडल एंड व्यू। पढ़िए जरा, मॉडल एंड व्यू मॉडल के कंपैरिजन में कैसे अलग है। पहला डिफरेंस आपको पहली लाइन पे दिख रहा होगा। मॉडल क्या है? ग्रेट, मॉडल इंटरफेस है। मॉडल एंड व्यू क्या है? मॉडल एंड व्यू अपने आप में क्लास है। ठीक है, क्या खास बात है इस क्लास की? पहली बात तो इसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, डिस्पैचर सर्वलेट बना के नहीं भेजेगा। इसका मतलब हमको अपने कंट्रोलर मेथड के अंदर न्यू कीवर्ड यूज करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस, आपको कंट्रोलर में न्यू यूज करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फायदा क्या है? इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं। दोनों मतलब डेटा भी ऐड कर सकते हैं और व्यू का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे, आप डेटा ऐड किसके अंदर कर रहे हैं? जल्दी जवाब दें। आप डेटा ऐड मॉडल में कर रहे हैं, और व्यू का नाम डिस्पैचर सर्वलेट को कैसे दे रहे हैं? व्यू का नाम डिस्पैचर सर्वलेट को कैसे दे रहे हैं? क्या हो गया भाई? यस, रिटर्न करके दे रहे हैं। ये जो आप लाइन नंबर 24 देख रहे हैं, ये व्यू का नाम है जी। ये जो आप रिटर्न कर रहे हैं, ये व्यू का नाम है। अब जो आप करने जा रहे हैं, उसमें डेटा और व्यू का नाम दोनों किस में ऐड हो जाएगा? डेटा और व्यू का नाम दोनों किस में ऐड हो जाएगा? दोनों जाकर ऐड हो जाएगा मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब एक ऑब्जेक्ट दोनों चीजें लेकर जाएगा। यस, एक ही ऑब्जेक्ट अब दोनों चीजें लेकर जाएगा। मॉडल व्यू का ऑब्जेक्ट लेकर जाएगा आपकी तरफ से डेटा भी, और लेकर जाएगा आपकी तरफ से व्यू का नाम भी। गेटिंग दिस? है ना? चलिए, तो अभी ये आखिरी एप्लीकेशन है। मुझे सेम कोड करवा दीजिए विद द हेल्प ऑफ मॉडल एंड व्यू। ठीक है, डेटा ऐड कैसे करेंगे? मेथड का नाम मैं बता देता हूं। इसके पास मेथड का नाम है ऐड ऑब्जेक्ट, डेटा के लिए, सेट व्यू नेम व्यू के लिए। फिर सुनिएगा, मॉडल एंड व्यू के पास दो मेथड्स हैं। एक का नाम है ऐड ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू क्या भिजवाओगे? इसके थ्रू भिजवाओगे डेटा। और दूसरा नाम है इसके पास सेट व्यू नेम, इसके थ्रू क्या भिजवाओगे? इसके थ्रू भिजवाओगे आप जेएसपी का नाम, व्यू का नाम। राइट? तो ये अब हमारी लास्ट एप्लीकेशन आज की, एप्लीकेशन नंबर 9, कॉपी पेस्ट। बोले। सबसे पहले आपका मेथड पैरामीटराइज्ड होगा नहीं होगा? मेथड पैरामीटराइज्ड होगा नहीं होगा? नहीं होगा।
वेरी गुड। ऑब्जेक्ट बॉडी में बनाएंगे? यस। किसका? मॉडल का? नहीं, मॉडल एंड व्यू का। राइट, मॉडल एंड व्यू, एमवी इक्वल टू न्यू मॉडल एंड व्यू। ठीक, क्या बन गया? मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बन गया। यहां तक क्लियर? क्लियर। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप लिखेंगे एमवी डॉट एड ऑब्जेक्ट। एड ऑब्जेक्ट भी आपसे दो चीजें लेगा, की और वैल्यू। राइट, सेम, मैं की पास कर देता हूं डीटी और वैल्यू पास कर देता हूं टुडे। ऑफ कोर्स मुझे ये पहले बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने पहले बना दिया। इसी इसी तरह से ये वाला जो मेरा मैसेज है, ये भी मैं एमवी के अंदर ऐड कर देता हूं बाय राइटिंग एमवी डॉट एड ऑब्जेक्ट। की हो जाएगा एमएसजी, मैसेज हो जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, अब मुझे व्यू का नाम ऐड करना है। व्यू का नाम ऐड करने के लिए एमवी के पास कौन सा मेथड है? सेट व्यू नेम। पूरा नाम है सेट व्यू नेम। राइट, और ये पैरामीटर में आपसे व्यू का नाम लेगा। क्या है आपके व्यू का नाम? वेरी गुड, आपके व्यू का नाम है डेमो डॉट जेएसपी। ठीक है, और अब आप इस एमवी को रिटर्न करेंगे। अगर एमवी को रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप चेंज होगी। अगर एमवी को रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी मेथड की। क्या हो जाएगी अब? अगर एमवी रिटर्न होता है तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी? वेरी गुड, रिटर्न टाइप हो जाएगी मॉडल इन व्यू। ये हो गया मॉडल इन व्यू रिटर्न। जेएसपी में क्या चेंज आएगा? जेएसपी में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। जेएसपी जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब मॉडल से डेटा भेज दो, मॉडल व्यू से डेटा भेज दो, जेएसपी के पास हर डेटा ईएल में आ जाएगा। यस, जेएसपी के पास हर डेटा ईएल स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन फॉर टुडे। लेट्स रन दिस। ब्राउजर ओपन करिए, रिफ्रेश करिए, सेम आउटपुट। क्लियर? समझ आ गए सारे तरीके? कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई डाउट? कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? बस दो लोगों को, बाकी सबको डाउट? व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? फ्लो समझ में आ गया? वेरी गुड। हालांकि ये हमारे काम नहीं आने वाला है। ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब बेकार है। पता है ना क्यों बेकार है? पता है ना क्यों बेकार है? क्यों बेकार है ये सब? इसलिए बेकार है क्योंकि एक्चुअल में आपको रेस्ट एपीआई करनी है। ये तो मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप कहीं अगर बोलें, कोई पूछे एमवीसी आता है, तो आप बोल दें हाँ आता है। यस, द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंडस्ट्री इज आप रेस्ट एपीआई यूज करें, जिसमें ना हमें जेएसपी चाहिए ना हमें सर्वलेट चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में बात करते हैं टाइम लीफ के बारे में, बट टाइम लीफ से पहले हम बात करेंगे अब हम जेएसपी से डेटा कैसे लेकर आएंगे। अगर एमवीसी पढ़ ही रहे हैं तो फिर कंप्लीट पढ़ लें। हाँ जी, पीपीटी में शेयर कर देता हूं अभी। बाय बाय, टेक केयर।